नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। कांग्रेस पार्टी की इस वक्त देश में हालत खराब है, लेकिन पार्टी को राहत इस बात से है कि बीजेपी की हालत कांग्रेस से भी खराब है। आखिरकार हालत इतनी खराब क्यों है? इस वक्त हमारे साथ सीधी बात कार्यक्रम में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री यशवंत सिन्हा। स्वागत है सर आपका। आज तक में आडवाणी जी ने ब्लॉग पे लिखा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लोग बहुत परेशान हैं, आहत हैं, लेकिन बीजेपी इस मौके का फायदा उठा नहीं पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आडवाणी जी ने जो बात कही वो काफी हद तक सही ही कही है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए, जैसे आंध्र प्रदेश में या हमारे राज्य झारखंड में, वहां पर भी हम लोग उभर कर सामने नहीं आ पाए। जो भी कारण रहा हो, आंध्र प्रदेश हमारा कोई बहुत मजबूत गढ़ नहीं है, लेकिन झारखंड में जो चुनाव हुआ, जिसमें हम तीसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही, वहां पे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम उस चुनाव को जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो फर्स्ट और सेकंड जो पार्टियां हुई, वो दोनों रीजनल पार्टीज हैं झारखंड की। तो कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिला कि अगर कोई तीसरा विकल्प है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर लोग उस तीसरे विकल्प की ओर मुखातिब होते हैं। और जहां सीधी टक्कर है वहां पर तो हम ही दो हैं, उसमें से एक किसी को चुनना है। तो ये अपने आप में एक विषय है जिसकी ओर आडवाणी जी ने पार्टी का ध्यान अपने ब्लॉग के मार्फत खींचा है, और मुझे लगता है कि इस पर पार्टी में विचार हो रहा है और गंभीरता से विचार। क्योंकि जब बीजेपी ये कोशिश कर रही है हाल के दिनों में दिखाने के लिए कि पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन है और कांग्रेस का डटकर मुकाबला करेगी, तब बार कुछ पार्टी के अंदर ऐसा हो रहा है कि निकल के आता है कि बीजेपी ही एकजुट नहीं और एनडीए भी बिखर रहा है। फर्ज कीजिए अब हम राष्ट्रपति के चुनाव लेते हैं, मतलब पूरा एनडीए और आपकी पार्टी एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, आपको उधार का कैंडिडेट लेना पड़ा जयललिता जी और पटनायक साहब से। नहीं, वो इसमें हम लोग अपने पार्टी का कैंडिडेट खड़ा भी नहीं करना चाहते थे। आप जानते हैं, शुरू से ऐसी हमारी नीति नहीं रही कि बीजेपी का या एनडीए का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। जाहिर है, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं थी, इसलिए हम लोग पहले चाहते थे कि कलाम साहब अगर तैयार हो जाए और उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा था वो तैयार हो जाएंगे तो उनको हम लोग समर्थन देंगे। जब वो तैयार नहीं हुए, तब जो एक कैंडिडेट फील्ड में थे, जो बुरे कैंडिडेट नहीं अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको बीजेपी ने अडॉप्ट किया। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत आश्चर्यचकित होने की बात है। क्योंकि बात जो निकल के आई सर राष्ट्रपति चुनावों से वो ये कि एनडीए भी एकजुट नहीं है। लगता है कि नीतीश कुमार अब ये मन बना चुके हैं कि वो एनडीए से या बीजेपी से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं। उस दिशा में वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो उस दल के जो अध्यक्ष हैं शरद यादव जी, उनका ये फरमान नहीं आया होता कि अब बोलना बंद करो। सब लोग जो बयान देना शुरू कर देते हैं उससे बात बिगड़ती है और लोग सोचते हैं कि शायद जैसा आपने कहा ये इरादा है, ये उद्देश्य है, और वो उद्देश्य नहीं होता है। ये सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में न केवल नीतीश कुमार ने, बल्कि हमारा बहुत पुराना सहयोगी दल है शिवसेना, उसने भी अलग रास्ता पकड़ा है। तो जो अलायंसेस होते हैं, गठबंधन होते हैं, जैसे एनडीए है, जैसे यूपीए है, जैसे आज के दिन लेफ्ट फ्रंट भी है, उन गठबंधनों में अलग अलग दल शामिल हैं। और वो अलग अलग दल इसलिए हैं क्योंकि हर मुद्दे पर सहमति नहीं है। अगर हर मुद्दे पर सहमति होती तो हम एक दल होते, फिर जेडीयू अलग नहीं होता। और पर लग रहा है यशवंत जी की जब से नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है बतौर प्रधानमंत्री, तब से एनडीए में दरारें पड़ रही हैं। तब से मैं आपसे पूछता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट जो इतना एकजुट फ्रंट माना जाता है, उसमें दरार पड़ी ना, तो उसमें तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि उनको एक अपने नौजवान नेता को उसने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने निकाल। कांग्रेस की हालत खराब है, नहीं कांग्रेस की हालत खराब है, वो हम साइड पे छोड़ दें। हाँ। इस वक्त हम आपसे बीजेपी और एनडीए पर पूछ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, आप बीजेपी और एनडीए पर पूछ रहे हैं, लेकिन हम एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में है ना। हमको किसी मीडिया से कम्पीट नहीं करना है, हमको जो हमारे सामने दल हैं उनसे कम्पीट करना है। तो मैं सारे जो गठबंधन है उनकी बात कर रहा हूं कि गठबंधन में कभी कभी दरार पड़ती है, और वो इसलिए पड़ती है क्योंकि वो गठबंधन है, एक दल नहीं।
चलिए, आडवाणी जी का जो बयान था उस पर दोबारा लौटते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी में इस वक्त जो मूड है वो अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव ये दिखाते हैं कि जैसे हमने कुशवाहा को लिया, कर्नाटक के चुनाव, झारखंड में जिस तरीके से उपचुनाव हुई जिनकी आपने बात की, वो दिखाते हैं कि पार्टी को जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो ठीक नहीं। क्या आप आडवाणी जी की बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इतना कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी तो जहां हमको फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा। आपके हिसाब से क्या गड़बड़ है? बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं समझता हूं कि मैं पार्टी के भीतर जब मौका मिलेगा उनको रखूंगा। मैं मीडिया के थ्रू उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। क्योंकि आपने जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे, अंशुमन मिश्र को पार्टी ने समर्थन देने की बात की, तब आपने काफी आपत्ति जताई। नहीं, आपत्ति हमने पार्टी फोरम में जताई। हमने आपत्ति पार्टी फोरम में जताई थी। और चूंकि कोई भी गोपनीयता आज के दिन नहीं रहती है, मैंने कहा कि दो लोग आपस में बंद कमरे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बात खुल जाती है, मीडिया में आ जाती है। तो उस दिन मैंने पार्टी फोरम में वो बात रखी और बाहर निकलकर उसको जिन साधारण शब्दों में कह सकता था उन साधारण शब्दों में स्वयं रख दिया, ताकि उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी का नाम यशवंत जी सामने आया है, तब से हम देख रहे हैं कि एकाएक बीजेपी में डिविजन्स नजर आ रहे हैं। हमने मीटिंग में देखा, आडवाणी जी, सुषमा जी नेशनल एग्जीक्यूटिव के बाद लौट के आ गए, मुंबई की रैली में रहे नहीं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से थोड़ा बंटवारा हो रहा है पार्टी? दोनों ने उस पब्लिक मीटिंग में नहीं होने के लिए अपने कारण बताए थे, जिस पर अविश्वास करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई हमें कारण दिखता है। लेकिन हम लोग और मीडिया, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत फिक्सेटेड हो गए हैं एक व्यक्ति को लेकर। पार्टी बड़ी है, पार्टी में बहुत लोग हैं, उन सबको छोड़कर केवल एक व्यक्ति पर कॉन्सेंट्रेट। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आप लोग कर रहे हैं। ये पार्टी कर रही है। नहीं, आप लोग कर रहे हैं, ये मीडिया कर रहा है। और मैंने एक जगह कहा कि यही मीडिया है जिसने नरेंद्र मोदी को अपराधी करार दिया। आज भी एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो उनको अपराधी करार देता है, और वही मीडिया है जो आज प्रोजेक्ट कर रहा है। पर जब पार्टी नरेंद्र मोदी की जिद पर संजय जोशी, जो कि आरएसएस के इतने चहेते हैं, उनको बाहर कर देती है, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज जाता है बाहर वो ये है कि अब उनको फर्स्ट अमंग इक्वल्स बना दिया गया है। उनको जो दर्जा मिल रहा है पार्टी में वो बाकी नेताओं से आगे है। ये संदेश तो पार्टी ही दे रही है। मैं किस दर्जे में आता हूं? मैंने जब एतराज किया एक नाम पर राज्यसभा के लिए, तो पार्टी ने उस बात को स्वीकार किया। लेकिन क्या उसको इतनी पब्लिसिटी मिली जितनी संजय जोशी को लेकर नरेंद्र मोदी को मिल रही है? आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये जिद कर दी कि संजय जोशी पार्टी से जब तक बाहर नहीं होंगे वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में तक नहीं आएंगे, आपको लगता है कि कोई भी एक शीर्ष नेता इस तरीके से अगर बर्ताव करता है वो सही है? नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं उस समय देश में था ही नहीं। पर आप जानते हैं सुनिए, मैं स्वयं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में नहीं गया था। अब इस तरह की बात रखी गई नहीं रखी गई, आप कहते हैं आप जानते हैं, मैं मीडिया के थ्रू जानता हूं। मुझे ना कोई नरेंद्र मोदी ने आके बताया है, ना नितिन गडकरी ने आके बताया है कि उन्होंने ऐसे कहा तो फिर हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। ये मीडिया में चर्चा चली कि उन्होंने ऐसी शर्त रखी, लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये तो जो लोग जिनके सामने शर्त रखी। क्योंकि आप अनजान बन रहे हैं। नहीं, मैं अनजान नहीं बन रहा हूं। पूरा देश जानता है। उन्होंने पिछली नेशनल एग्जीक्यूटिव को बॉयकॉट किया, इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में वो आए नहीं। सुनिए राहुल जी, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि एक ही विषय को लेकर आप जितना उसको रगड़ते रहिए उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब आजकल आप लोगों का फेवरेट यही विषय है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, संजय जोशी, ये सब कुछ। पार्टी इन सबसे ऊपर और बड़ी है। और कल मैं रांची में था और हम वहां सड़क पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, काले धन के खिलाफ हम गिरफ्तारी दे रहे थे। उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा, वो कहीं किसी मीडिया में नहीं आया, लोकल मीडिया में आया होगा कैसा हुआ। लेकिन उसके एक दिन पहले 22 तारीख को देश भर में पार्टी ने ये कार्यक्रम चलाया। तो हम सड़क पर हैं, हम पार्लियामेंट में हैं, हम हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, ये बात सामने नहीं आती है। बात आती है कि आंतरिक मतभेद कहां कहां है, क्योंकि मजेदार विषय वही है। 2014 के चुनावों से पहले क्या बीजेपी को प्रधानमंत्री के लिए एक उम्मीदवार का नाम रखना चाहिए? विवाद हो रहा है इस पर, यशवंत जी आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो 2014 अभी 2 साल दूर है, ठीक है, और सारा दबाव ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि अपने प्रधानमंत्री का नाम बताओ, नहीं तो फांसी पर लटका देंगे।
कांग्रेस से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैंने आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें किसी कांग्रेस जन से ये पूछा गया हो कि आपके 2014 के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कौन होंगे। क्यों? क्योंकि क्या वहां तय है? हम सब लोग मान के बैठे हैं कि वहां कौन बनेगा। दूसरी बात कि बीजेपी में आप मानेंगे इस बात को, जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बन रहे थे और उसके पहले भी कई ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें था कौन बनेगा कौन बनेगा। जब नाम की घोषणा हो गई, सब कुछ सुचारू रूप से हो गया, तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। बीजेपी के अंदर ये ताकत है, ये सामर्थ्य है कि वह समय रहते तय कर देगा जो उसको तय करना है। अगर हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पर किस तरह का होना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, बीजेपी का अगला, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि केवल एक सेक्युलर फेस होना चाहिए। आरएसएस ने इस पर बहुत आपत्ति जताई। मोहन भागवत ने खुद बयान दिया, जो अमूमन वो नहीं करते हैं यशवंत जी। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी चेहरा चाहिए उनको। नीतीश कुमार जी अकेले तय नहीं करेंगे, सब लोग मिल बैठ के तय करेंगे। तो उन्होंने अपना वीटो रख दिया। अगर बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है और उसको मौका मिलता है, तो जाहिर है कि बीजेपी के अंदर पहले बातचीत होगी और हम तय करेंगे कौन सा उम्मीदवार हो। उसमें हमारे जो अलायंस पार्टनर्स आज के दिन में और भविष्य में हो सकते हैं, उन सबकी जो सेंसिटिविटी है, उनके जो विचार हैं, उसको ध्यान में रखेंगे, जरूर रखेंगे। किस तरह का प्रधानमंत्री हो, उन्होंने स्वयं ही कहा अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी में रहे। ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी पार्टी बदली नहीं, लेकिन बीजेपी में रहते हुए सेक्युलर माने जाते हैं नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के द्वारा। तो इसलिए बीजेपी में जिस तरह के व्यक्ति को नीतीश कुमार खोज रहे हैं या कोई और खोज रहा है, उस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई मुश्किल नहीं। तो आपके हिसाब से उसी प्रकार का इंसान नहीं, जिसको नीतीश कुमार खोज रहे हैं, उसी तरह का शख्स बनना चाहिए, वाजपेयी जैसा शख्स बनना चाहिए अगला पीएम। उन्होंने स्वयं कहा ना, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि वाजपेयी जैसा कोई हो जो उनको बनना चाहिए। और फिर मैंने ब्रजेश मिश्रा का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा जिससे मैं सहमत हूं कि वाजपेयी जी का मुकाबला करना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नहीं, ब्रजेश वो मिश्रा बात ने छोड़ कहा। दीजिए, मैं उतनी ही एक बात आप उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं इसलिए कि वो रेलिवेंट है हमारी आपकी चर्चा के लिए, कि उन्होंने कहा कि वाजपेयी जैसा कोई नहीं आज के दिन, और मैं सहमत हूं उस बात से। नहीं तो सेक्युलर फेस होगा नहीं, या फिर एक हिंदूवादी चेहरा होगा, इस पर बहुत कुछ तय देखिए, सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था किसी का, जिसने कहा कि ये जब चाहो तो बक्से से इसको निकाल लो। सेक्युलर जिसने चाहा भारत की राजनीति में, उसने इस सिद्धांत को गढ़े हुए जो बिल्कुल खत्म हो चुका है उसको निकाल लिया और किसी का आपके खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया, मेरे खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया। आप सेक्युलर नहीं है क्या? किसी नेता ने इस देश के नहीं कहा कि बीजेपी में कोई सेक्युलर नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो विकसित प्रदेशों का विकास करने वाला नहीं, बल्कि जो विकासशील प्रदेश है उनका विकास कर पाए। भारत ही एक विकासशील देश है। पूरा समस्त भारत एक विकासशील देश है और उस देश के किसी भी कोने में, किसी भी सूबे में अगर विकास होता है तो उसको। पर यशवंत जी, माने ना माने, यहाँ पर तीरंदाजी चल रही है। वार यहाँ से होता है, गुजरात से निकलता है, बिहार तक जाता है, एक दूसरे पे वार हो रहा है। वो एनडीए के भीतर वार हो रहा है। तो होने दीजिए। उससे आप मानते हैं कि वार हो रहा है? ये तो आप मानते हैं। वो ठीक है, कुछ ऐसे बयान आए जो शायद नहीं आने चाहिए थे, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग भारी क्षति नुकसान में फंस गए। लग तो ये रहा है सुशील मोदी का बयान देख के कि बिहार में जो बीजेपी है वही टूट जाएगी। अगर नीतीश कुमार अलग हो गए तो सुशील मोदी छोड़ जाएंगे आपकी पार्टी को। आप जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो बिहार में ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये बता रहे हैं कि 1/3 पार्टी आपकी कम से कम टूट सकती है। आपकी सूचना हमसे ज्यादा शायद ठोस होगी। मेरे पर आपको चिंता है कि जिस तरीके से देश की राजनीति और बीजेपी की राजनीति बढ़ रही है। एक डिबेट चल रहा है, उस डिबेट को चलने दीजिए। उस डिबेट से लाभ होगा, बीजेपी को लाभ होगा, एनडीए को लाभ होगा। पर लाभ होता है कि नुकसान? नहीं, लाभ होता है। आप लोग उसको नुकसान के रूप में देखते हैं जब कभी कोई डिबेट शुरू होता है। और मैं ये सारे दलों के लिए कहना चाहता हूं, न केवल बीजेपी के लिए, कि दलों के अंतर डिबेट होना चाहिए और डिबेट से लाभ होता है, डिबेट से नुकसान नहीं होता है। हम एक प्रजातांत्रिक ओपन सोसाइटी में रह रहे हैं, तो डिबेट हो। डिबेट से हम भागते क्यों हैं? और डिबेट को इतना
हम बड़ा इतनी बड़ी आफत क्यों मान लेते हैं अगर डिबेट शुरू हो गया? होने दीजिए डिबेट। पर इस डिबेट की वजह से लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है। इस डिबेट की वजह से एक व्यक्ति पार्टी से निकाला गया तो उसका आप कह रहे हैं पार्टी ठीक हुआ? आप सीधी बात कार्यक्रम में है, आप हर सीधे सवाल को घुमा रहे हैं। नहीं, आप सीधा सवाल, सीधा जवाब। सीधा सवाल जो हुआ संजय जोशी के साथ वो ठीक हुआ कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना क्यों? अरे सीधा सवाल है। सीधा सवाल का सीधा जवाब राजनीति में नहीं दिया जाता है, और सीधी बात जो है उसको आप टेढ़ी बात के रूप में पेश करेंगे तो उससे भी मुश्किल पैदा होती है। एक परिस्थिति बनी, उसमें एक निर्णय लिया गया, ठीक है। और भी कई परिस्थितियां बनती हैं जिसमें उस तरह का निर्णय नहीं होता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मैंने स्वयं ही प्रश्न उठाया था झारखंड के राज्यसभा सवाल को लेकर, पर बहुत अलग था। मुझे पार्टी से मुझे पार्टी से लेकर वो बीजेपी का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर एक आइडियोलॉग है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बहुत सालों से पार्टी में रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का आदमी माना जाता है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उसको आप इस रूप में क्यों नहीं देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, आइडियोलॉग होने के बाद जैसा आप कह रहे हैं, आरएसएस का होने के बाद जैसा आप कह रहे हैं, पार्टी के अंदर ये सामर्थ्य है, ये ताकत है, एक आदमी का जिद, ऐसे आदमी की जिद और कुछ नहीं। पार्टी की ताकत नहीं, एक शख्स की जिद, एक शख्स की जिद। यशवंत, मैं मानता हूं कि ये पार्टी की ताकत है। कमजोरी है कि ताकत है? ताकत है। और इसको कम करके मत आके। अगर नहीं हुआ होता तो आप लोग कहते देखो इसलिए नहीं हुआ कि आरएसएस का है, आइडियोलॉग है, आरएसएस का व्यक्ति है। शख्स की जिद पर पार्टी अपने आइडियोलॉग को शख्स कहाँ का है? वो शख्स भी पार्टी का है ना, वो शख्स भी आरएसएस नहीं, वो शख्स भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड भी तो आरएसएस का बैकग्राउंड है ना। पर आपको इसमें कहीं बचकाना नहीं लगता है कि बड़े बड़े नेताओं, अगर फर्ज कीजिए कुछ अनबन हो भी गई तो छोड़िए उसको, मतलब इतनी जिद को आप इतना दूर ले जाओ कि आप इस जिद पर बैठ जाओ कि पार्टी छोड़ दीजिए इस विषय को। आप एक ही विषय को जो बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो जवाब देने लायक विषय है भी। देश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है, सरकार जानती है कि क्या करना है, लेकिन आंकड़े नहीं है, इस वजह से मजबूत फैसले हो नहीं पा रहे। आप एफडीआई इन रिटेल का मुद्दा है, एफडीआई इन पेंशन, इंश्योरेंस, इन सब मुद्दों पर बीजेपी पहले अपनी रजामंदी दे चुकी, अब आप क्यों उस पर अड़े हो? एकदम मैं इस चार्ज को सिरे से खारिज करता हूं कि रजामंदी दे चुकी है। आपको एफडीआई इन रिटेल के बारे में इसी कांग्रेस पार्टी के चीफ विप ने, प्रियरंजन दास मुंशी ने सन 2002 में लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि इट इज एन एंटी नेशनल स्टेप। तो आप कांग्रेस के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, कांग्रेस ने बदल दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पेंशन की बात आपने की, पेंशन बिल लोकसभा में शायद पेश ही नहीं हो पाता अगर हम लोगों ने सरकार को समर्थन नहीं दिया होता। और हर इस मुद्दे पर जिस पर जो बिल्स आज के दिन हैं और जिसको हम लोगों ने अपने टाइम में शुरू किया और जो पिछले 8 साल से पेंडिंग है, डायरेक्ट टैक्स कोड में हम लोगों ने दे दिया है। पार्लियामेंट्री बीजेपी के जो राज्य हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं। कौन कोई इसलिए डेडलाइन लैप्स होती जा रही है। नहीं, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। ये चार्ज तो मैं कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का अध्यक्ष हूं। हम लोगों के द्वारा भेजे गए 9 बिल आज सरकार में लंबित है। 9, नॉट 2, नॉट 3, 9 बिल्स फॉर विच वी हैव गिवन। आरोप बीजेपी पर नहीं, आरोप आप लोग लगाते हैं बिकॉज यू आर नॉट इन्फॉर्म। नहीं, इसमें इन्फॉर्म वाली बात नहीं। आरोप नहीं, आरोप अगर मैंने आपसे कहा डिड यू नो ऑपोजिशन का रोल निभाए तो बहुत सारी ऐसी जो देश की इस वक्त की जरूरत है वो पूरी हो सकती है। बेकार की बात है। आप चाहते हैं कि हम सरकार के बदले उसके फैसले करें, हम नहीं कर सकते। हम मिलकर फैसले करें, मिलकर करें, आप और हम। सरकार का कौन व्यक्ति बात कर रहा है हम लोगों से? जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री रहे उन्होंने बात की, हर मुद्दे पर हम लोगों ने उनको अपनी राय बता दी, हर मुद्दे पर उन्होंने हमारी राय से सहमति व्यक्त की। लेकिन अगर उनके अपने घर के अंदर झगड़ा है तो हम उस झगड़े को कैसे? आपको लगता है सरकार चलेगी 2014 तक या मध्यवर्ती चुनाव होंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है नंबर्स पर। जब तक लोकसभा में सरकार नहीं आ रही तब तक ये अंतिम सांस तक ये सरकार चलेगी और इसी तरीके से, और बीजेपी इसी तरीके से चलेगी और देश का बहुत बड़ा नुकसान जैसे हो रहा है और होगा। यशवंत जी, सीधी बात कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी बात का आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के jariए भेज सकते हैं। हमारा पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।